के बारे में बता रही हूँ। प्लीज़ इसे ध्यान से देखें और यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो पर लाइक करिए, कमेंट करिए। देखिए, जो उच्च न्यायालय है, जो अपना उच्च न्यायालय है, इसकी बात करते हैं तो उच्च न्यायालय भाग पूछे तो हमें करना है 6। राज्यों के उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं हम। उच्च न्यायालय यदि हमें भाग पूछेगा तो करेंगे हम यहाँ पर 6। और यदि यहाँ हमें अनुच्छेद पूछे तो हमें करना है 214 से 237 तक। भाग 6 है, अनुच्छेद है 214 से लेकर के और 237 तक। देखिए फ्रेंड्स, भाग 6 जिसका संबंध उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 214 से लेकर के और 237 तक है। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं प्रथम उच्च न्यायालय की। प्रथम उच्च न्यायालय, ये जो हम प्रथम उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, ये हम भारत में बात कर रहे हैं कि भारत में जो पहला उच्च न्यायालय बना था वो कब और कहाँ बनाए गए थे। याद रखना फ्रेंड्स, भारत में जो पहले उच्च न्यायालय बने थे ये 1862 में बने थे। कब बने थे? 1862 में। और एक साथ 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 में की गई थी। वो 3 उच्च न्यायालय कौन कौन से थे? देखिए, पहला है कलकत्ता, दूसरा है बंबई और तीसरा है मद्रास। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना है वो एक साथ हुई थी। और वो कब हुई थी? 1862 में। याद रखना, भारत में एक साथ 1862 में 3 उच्च न्यायालय बनाए गए थे जो कलकत्ता, बंबई और मद्रास में थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चौथा उच्च न्यायालय कहां पर बना। चौथा उच्च न्यायालय कहां बना? ये प्रश्न भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना, भारत में चौथा उच्च न्यायालय यदि पूछ लिया जाए तो हमें इलाहाबाद करना है। कहां करना है? इलाहाबाद। और ये बना था 1866 में, यानी जो 3 उच्च न्यायालय बने थे उसके 4 साल के बाद में। पहले तो 1862 में बन गए, चौथा बन गया कब? 1866 में। अब हम बात करेंगे यहाँ कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, क्योंकि अपन राजस्थान के निवासी है और राजस्थान उच्च न्यायालय हमें पढ़ना है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखना, जो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना है वो हमारे 1949 में की गई थी। और यदि तारीख से पूछ लिया जाए तो आपको करना है 29 अगस्त 1949। राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को की गई थी। फ्रेंड्स, कहाँ की गई थी? ये प्रश्न भी यहाँ इंपोर्टेंट बनता है, तो यहाँ याद रखना, इसकी जो स्थापना है वो जयपुर में की गई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना जयपुर में की गई थी 29 अगस्त 1949 को। देखिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम इसमें। पहले उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई है, चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई है और हमने राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना भी जयपुर में कर ली है। कब हुई थी राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना? 29 अगस्त 1949। कहाँ पर की गई थी? जयपुर में। लेकिन वर्तमान में तो जयपुर में नहीं है। वर्तमान में जो उच्च न्यायालय है उसकी प्रधान पीठ है जोधपुर में और उसकी जो खंडपीठ है वो है जयपुर में। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इंपोर्टेंट तथ्य है वो 1958 में उच्च न्यायालय 1958 में उच्च न्यायालय जोधपुर स्थानांतरित। याद रखना है फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1958 में उच्च न्यायालय को जयपुर से कहां पर स्थापित कर दिया है? जोधपुर में। कब की बात है? 1958 की। अब एक और इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि इसकी जो खंडपीठ है वो है जयपुर में। अब ये खंडपीठ जयपुर में कब आई?
वो आई थी 1977 में, यानी स्थापना जयपुर में हुई। 1949 में जोधपुर ले जाया गया इसको 1958 में, और उसकी जो खंडपीठ है वो वापस जयपुर लाई गई थी 1977 में। याद रखना कि जो राजस्थान उच्च न्यायालय है वो जो जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित हुआ है, इसके लिए एक समिति बनी थी। उस समिति ने सिफारिश की थी कि उच्च न्यायालय का जो मेन पीठ है, मुख्य पीठ है, उसको जयपुर नहीं अपितु क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा होने के कारण पश्चिमी जिलों में से आने वाले लोग थे, उनको परेशानी आ रही थी। इसलिए समिति ने सुझाव दिया कि उसको जोधपुर स्थानांतरित किया जाए और जो खंडपीठ है वो जयपुर में लाई जाए, ताकि राजस्थान में किसी भी जिले के जो निवासी हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। उस समिति का क्या नाम था? सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ही इसको जोधपुर ले गए और इस समिति की सिफारिश पर ही इसकी खंडपीठ है वो जयपुर में लाई गई। अब हम बात करते हैं प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। राजस्थान उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश, याद रखना, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा। कौन थे? कमलकांत वर्मा। ये राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जो 1949 में बने थे, और इसके साथ 11 और अन्य न्यायाधीश थे। इसके साथ उस समय कितने न्यायाधीश थे? 11। लेकिन यदि हमें वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है, कुल न्यायाधीश, देखिए याद रखना इस क्वेश्चन को, जहां पर कुल शब्द जुड़ जाएगा वहां पर नहीं केवल अपने को न्यायाधीश, अपने तो मुख्य न्यायाधीश भी उसके अंदर समाहित करना है। तो कितने करेंगे अपन? 50। और यदि हमें सिर्फ यहाँ पर न्यायाधीश पूछे तो अपन 49 कर देंगे, लेकिन यहाँ कुल न्यायाधीश पूछा है क्वेश्चन में या हम लिखने के लिए जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? 50। 49 तो अन्य न्यायाधीश हो गए और 1 हो गए मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में कुल उच्च न्यायालय, वर्तमान की बात कर रहे हैं हम, भारत में जो कुल उच्च न्यायालय है आज की बात कर रहे हैं वो है फ्रेंड्स 25। भारत में जो कुल उच्च न्यायालय है उनकी संख्या कितनी है? 25। नेक्स्ट देखो, लिखते हैं हम कि जो 25वां उच्च न्यायालय था वो कौन सा था। देखिए 25वां उच्च न्यायालय वो बना था आंध्र प्रदेश में। 25वां उच्च न्यायालय कहां पर बना था? आंध्र प्रदेश में। मित्रों ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में तो उच्च न्यायालय का गठन है बहुत पहले हो गया था, 1954 में ही हो गया था। लेकिन जब जून 2014 के अंदर तेलंगाना राज्य बन गया, नया राज्य बन गया, तो जो आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय था हैदराबाद में, वो किसके पास चला गया है? तेलंगाना में। तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से विहीन हो गया। तो याद रखना कि जो आंध्र प्रदेश है वहां पर 2019 के अंदर 1 जनवरी 2019 को नया उच्च न्यायालय बनाया गया था, और उस उच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है वो आंध्र की राजधानी अमरावती में रखा गया था। तो 25वां जो उच्च न्यायालय बनेगा वो आंध्र प्रदेश का बनेगा। कब? 1 जनवरी 2019। कब बनाया गया था? 1 जनवरी 2019। और इसका जो मुख्यालय है यानी प्रमुख जो पीठ है, प्रमुख पीठ, वो है अमरावती। कहां पर है फ्रेंड्स? अमरावती। तो आप ये मत कर लेना कि बाद में सबसे नया जो राज्य बना था वो तेलंगाना में बना था, तो 25वां उच्च न्यायालय भी तेलंगाना में बनेगा, ऐसा नहीं है। 25वां जो उच्च न्यायालय बना है वो आंध्र प्रदेश का बना है, क्योंकि आंध्र की राजधानी हैदराबाद थी और हैदराबाद में मुख्यालय था उच्च न्यायालय का। हैदराबाद तेलंगाना में चला गया तो वो उच्च न्यायालय किसका हो गया? तेलंगाना का। आंध्र को ने उच्च न्यायालय की आवश्यकता महसूस हुई तो उसने 2019 में अपना उच्च न्यायालय बना दिया 1
जाता है। याद रखना 3 नए उच्च न्यायालय, आंध्र से पहले की बात कर रहे हैं, 3 नए उच्च न्यायालय 2013 में बनाए गए थे, 2013 में बनाए गए थे। और याद रखना ये जो 3 उच्च न्यायालय 2013 में बने थे, ये किधर बने थे? अपने उत्तर पूर्वी राज्यों में। और उनके लिए ट्रिक है त्रिमेव, यानी ये इन अक्षरों से जिन राज्यों का नाम शुरू होता है उन 3 राज्यों में उच्च न्यायालय बने थे। त्रि से बनेगा हमारा त्रिपुरा, में से बनेगा मेघालय और में से बनेगा मणिपुर। अर्थात इन 3 राज्यों में जो 3 उच्च न्यायालय 2013 में बने थे वो 22, 23 और 24 नंबर के उच्च न्यायालय थे। और इन 3 राज्यों में जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है वो हुई थी फ्रेंड्स 2013 में। त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर 22, 23, 24। वर्तमान में कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय कहाँ पर था? हमारा आंध्र प्रदेश में। और जिसका मुख्यालय प्रमुख जो पीठ है वो कहाँ पर रखी गई है? अमरावती में। नेक्स्ट देखो, आगे देखते हैं अपन इसके अंदर कि उच्च न्यायालय है वो हमने लिख दिया कि उच्च न्यायालय 214 से लेकर के और कहाँ तक है? 237 तक। अब हम इनके बारे में बात करते हैं कि गठन कैसे होगा, कितनी इसमें संख्या होगी, कैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। देखिए इधर लिख देती हूँ मैं आपको। अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 में लिखा है कि डायरेक्ट रिव्यू प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा। किसमें लिखा हुआ है? कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 214 में। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। और ये बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। तो याद रखना अनुच्छेद, वो पहले अनुच्छेद नहीं लिखेंगे, 7वें संशोधन द्वारा कब हुआ था? 1956। 7वें संशोधन द्वारा संसद को शक्ति दी गई कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा। ये बात तो 214 में है। 7वें संशोधन के द्वारा संसद को यह शक्ति दे दी गई कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। तो क्या आप बताएंगे कि कौन से अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा? प्रत्येक राज्य की बात तो 214 में है। और तो अनुच्छेद 231 में लिखा है, अनुच्छेद 231 में लिखा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक उच्च न्यायालय। देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि अनुच्छेद 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। और ये 2 या 2 से अधिक राज्यों में जो उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा। कि संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी उच्च न्यायालय बना सकती है। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे नियुक्ति की कि जो मुख्य न्यायाधीश है उच्च न्यायालय में, उस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? याद रखना इसकी जो नियुक्ति है, अनुच्छेद आपको जरूर याद रखना है, 217 के तहत किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अब याद रखना कि जब किसी राज्य में
करेगा। उसके बाद देखिए एक और प्रश्न यहाँ इंपॉर्टेंट बनता है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय, मुख्य न्यायाधीश में तो हमने लिख लिया कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय इनसे परामर्श करेगा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय इनसे तो सलाह करेगा ही, इसके साथ में वो उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करेगा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा। मुख्य न्यायाधीश, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्यपाल से, लेकिन जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तो वो उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करेगा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? जब उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं हम योग्यताएं, यानी न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी आवश्यक है। अनुच्छेद पूछे हमें तो इधर अपन ने 217 लिखा है नियुक्ति के समय, और योग्यताओं में हम कर देंगे 217(2), 217(2), यानी योग्यताओं से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 217(2). जहाँ सामान्यतः अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो 1-2 वाला ही नहीं मिले तो अपने को 217 ही करना है। योग्यताएं कौन कौन सी है? भारत का नागरिक हो, सभी में है। दूसरा, कम से कम 10 वर्ष तक, कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायिक कार्य कर चुका हो, न्यायिक कार्य कर चुका हो। याद रखना वो न्यायाधीश के रूप में भी काम कर सकता है। और उच्च न्यायालय में यहाँ एक ही उच्च न्यायालय नहीं, अभी तो एक से ज्यादा उच्च न्यायालय भी हो सकते हैं। और एक और योग्यता इसकी कि कम से कम कोई 10 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष तक कोई उच्च न्यायालय आएगा, कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में कोई एक या एक से अधिक हो सकते हैं। कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, डैश कर दिया, अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हूं। कम से 2 योग्यताएं आ गई कम से कम में कि वो न्यायिक कार्य कर चुका हो किसी भी तरह से। और तीसरी जो योग्यता है वो कम से कम वो किसी भी उच्च न्यायालय में, या 1 में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, और 3 में भी, यानी 10 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसका? अधिवक्ता। और अधिवक्ता का मतलब क्या होता है? वकील, कि वकील के रूप में या न्यायाधीश के रूप में वो काम कर चुका हो। ये बात है जो किसके संबंध में योग्यताएं हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश बनने के संबंध में। जो अनुच्छेद कौन सा है अपने? 217(2). नेक्स्ट लिखिए कार्यकाल। नेक्स्ट क्या है अपना इसमें? कार्यकाल। कार्यकाल कार्यकाल अनुच्छेद वही 217 चलेगा। वहां 2 था, यहाँ पर 1 है। अनुच्छेद 217(2) में तो योग्यताएं थी, 217 में नियुक्ति थी, और 217(1) में क्या है? कार्यकाल। बताइए कितना है? और याद रखना कार्यकाल में तो अधिकतम आएगा भाई, अधिकतम कितने साल तक वो काम करेगा। या सर्वोच्च न्यायालय में वो वर्ष वाला भी होता है, लेकिन उच्च न्यायालय में 5 या 6 वर्ष का नहीं होता है। यहाँ पर सीधा अधिकतम आयु वाला चलेगा। इसकी कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक, 62 वर्ष की आयु तक। 5 या 6 वर्ष मत कर देना। और वही हम मात खाते हैं कि हम कर देंगे 5 या 62 या 6 या 62, ऐसे नहीं करना है। सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे ही है कि 6 या 65 है, लेकिन उच्च न्यायालय में कितना है कि जब तक वो 62 साल का होगा। और याद रखना ये लगते ही बड़ी उम्र के बाद में, तो 5-6 साल से ज्यादा तो ये कार्य करने से
रहे। हम देखते हैं हम कि हर 6-7 महीने के अंदर, हर 1 साल के अंदर है जो मुख्य न्यायाधीश है जो चेंज हो जाते हैं। आप मुझे ये बताइए कि कुछ कारणों से इनको इससे पहले बैठाया जा सकता है, तो वो कौन कौन से कारण हैं? कार्यकाल या पद से हटाना, ये दोनों अपन एक साथ लिख लेते हैं, कार्यकाल या पद से हटाना। कार्यकाल एक सीधी सी लाइन में हो गया कि 65 साल तक वो अपने पद पर रहेंगे। अब पद से कैसे कैसे हटाएंगे भाई? देखो, पद से हटना, 1 नंबर पर त्याग पत्र देने पर, भाई मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश यदि त्याग पत्र दे दे तो पद से हटा हुआ माना जाएगा। दूसरा, संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग पारित होने पर, संसद के दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग पारित होने पर भी ये अपने पद से हटेगा। अब भाई महाभियोग क्यों लगाया जाता है? महाभियोग क्यों लगाया जाता है बताइए? क्यों लगेगा महाभियोग? देखो, चाहे राष्ट्रपति पूछे, उपराष्ट्रपति पूछे, सर्वोच्च न्यायालय पूछे या उच्च न्यायालय पूछे, महाभियोग है वो 2 ही कारणों से लगाया जाता है। या तो वो कार्य करने में असमर्थ हो या उनके विरुद्ध कोई कदाचार साबित हो जाए। देखो, संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग। अब महाभियोग लगेगा क्यों? इसके कारण देखो, सिद्ध कदाचार और दूसरा कौन सा है? कार्य की असमर्थता। कार्य की असमर्थता याद रखना है दोनों पॉइंटों को। क्या तो उसके विरुद्ध है जो कदाचार साबित हो जाए या वो कार्य करने में असक्षम हो, तो संसद के किसी भी सदन में उसके विरुद्ध महाभियोग पेश किया जा सकता है। वो सदन अपने उपस्थित और जो मतदान देने वाले हैं 2/3 बहुमत से पारित करेगा। उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में भी यही होगा कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से यदि वो पारित हो गया तो फिर वो महाभियोग पारित हुआ माना जाएगा और राष्ट्रपति जी के द्वारा बाद में उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। लेकिन उसका पद रिक्त वो कब से माना जाएगा? जिस दिन महाभियोग है जो पारित हो गया है। नेक्स्ट देखो, शपथ। आगे हम बात करेंगे शपथ। योग्यताएं हो गई हैं, कार्यकाल हो गया है, पद से कैसे हटाया जाएगा ये हो गया है। अब बात करते हैं हम शपथ की, कि जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीश हैं, उनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? याद रखना, अनुच्छेद 219 है। शपथ में अनुच्छेद कौन सा है? 219। बताइए मुझे, शपथ कौन दिलाएगा? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, हटाने का अधिकार महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति जी को है, लेकिन इनको शपथ है जो संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है, राज्यपाल द्वारा। और याद रखना, यदि राज्यपाल स्वयं शपथ दिलाने में असमर्थ है, कि बहुत सारे काम होते हैं कि वो उस शपथ दिलाने के लिए नहीं आ पाए, तो उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति है वो मुख्य न्यायाधीश को और अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिला सकता है। लेकिन सीधा जब क्वेश्चन पूछा जाएगा शपथ से संबंधित तो हमें राज्यपाल ही करना है। नेक्स्ट देखो, इंपोर्टेंट है निर्बंधन। ऐसे नहीं समझ पाएंगे हम इसको, ऐसे लिखेंगे, पर्सन लिखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद, इसी से समझ जाएंगे एक लाइन से ही, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद क्या कई कार्य कर सकते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति
स्थायी रूप से कार्य किया हो, स्थायी रूप से कार्य किया हो, उनको तो छोड़ देंगे। उसके अलावा वो चाहे कोई उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, वो न्यायिक कार्य कर सकते हैं, स्थायी रूप से कार्य किया हो। और बाकी के न्यायालयों में न्यायिक कार्य कर सकता है, न्यायिक कार्य कर सकते हैं। समझ गए होंगे इस पॉइंट को कि भाई उन न्यायालयों में काम नहीं करेगा जहां पर उसने कभी स्थायी रूप से काम किया था। बाकी चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, वो उनमें सेवानिवृत्ति के बाद भी काम कर सकते हैं। लेकिन याद रखना सर्वोच्च न्यायालय में ऐसा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो किसी भी न्यायालय में बाद में काम नहीं कर सकते हैं। उनको राष्ट्रीय मानवाधिकार वगैरह और जो अन्य आयोग होते हैं उनमें अध्यक्ष के पद पर लगा दिया जाता है। अब बात करेंगे वेतन भत्तों की। ये उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वाली अपन ने बात कर ही ली है। और एक चीज और, ये कौन सा अनुच्छेद में लिखी हुई है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद कहाँ काम करेंगे कहाँ नहीं करेंगे। याद रखना, यहाँ जो अपने अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो अनुच्छेद है 220। कौन सा अनुच्छेद है? 220। आगे देखो, वेतन भत्ते कि कितना कितना वेतन इनको मिलेगा। वेतन भत्ते 220 तक अनुच्छेद तक अपना हो गया है। अनुच्छेद 221 के तहत इनको वेतन भत्ते देंगे। अनुच्छेद 221 वेतन भत्ते कौन से अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? 221। कितना वेतन मिलेगा देखो मैं लिख देती हूँ। मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलेगा? 2,50,000। 2,50,000 रुपए। अन्य को 2,25,000। 2,25,000 समझ में है? 25,000 का डिफरेंट है। मुख्य न्यायाधीश को तो 2.5 लाख रुपए और अन्य न्यायाधीशों को 2 लाख रुपए का पेमेंट है जो दिया जाता है। अब मुझे बताओ पेमेंट कौन देगा? कहां से दिया जाएगा? राज्य की संचित निधि से। ये जो इनको वेतन है ये राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। अब मैं आपके सामने प्रश्न को थोड़ा सा घुमा रही हूं। इनको पेंशन कहां से दी जाएगी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन कहां से दी जाएगी? कौन देगा पेंशन? थोड़ा सा ही घुमाए। नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। हटा कौन रहा है? राष्ट्रपति। तो जो इनको पेंशन दी जाएगी वो राज्य नहीं देंगे, वो पेंशन दी जाएगी भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि। अब ये बताओ भाई, ये संचित निधि है ना, चाहे राज्य की और चाहे पेंशन देने वाले भारत की हो, इस संचित निधि का संबंध कौन से अनुच्छेद से है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। संचित निधि का संबंध है 266 से। याद रखना, संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है? भाई केंद्र की बात करेंगे, भारत की संचित निधि करेंगे तो संसद के नियंत्रण में होगी, और राज्य की संचित निधि की बात करेंगे तो वो किसके नियंत्रण में होगी? राज्यपाल के नियंत्रण से। तो वेतन भत्ते तो दिए जा रहे हैं राजस्थान की संचित निधि से, राजस्थान की बात कर रहे हैं, और इनको जो पेंशन दी जाएगी वो भारत की संचित निधि से दी जाएगी। नेक्स्ट, स्थानांतरण। भैया एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में उच्च न्यायालय का स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास है? शाबाश, बहुत अच्छा। देखो स्थानांतरण और अनुच्छेद कहां तक पहुंच गए हैं? 221 तक। स्थानांतरण यानी ट्रांसफर, अनुच्छेद 222। स्थानांतरण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 222। कौन करेगा?
राष्ट्रपति। किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जा सकता है। किसके परामर्श से? नहीं, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो हमारे गलत होते हैं। परामर्श से कौन से अनुच्छेद के द्वारा? 222। नेक्स्ट देखिए, 222 अनुच्छेद तक हमने पढ़ लिया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यकारी, समझ रहे होंगे इस प्रश्न को? मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति समझ रहे हो प्रश्न को? जब मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो उस समय जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो की जाएगी। कार्य तो हो गई, तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये प्रश्न भी इंपोर्टेंट। कार्यकारी उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जी की जो नियुक्ति करेंगे वो करेंगे राष्ट्रपति। और एक चीज और, ये जो अतिरिक्त न्यायाधीश लगाए जाते हैं ना, वो अधिकतम 2 वर्ष का कार्य कर सकते हैं। ऐसे लिखना अतिरिक्त, इसके ऊपर वाले की बात नहीं कर रहे हैं हम। अतिरिक्त भाई काम बढ़ जाए, जिनको तदर्थ कहते हैं। देखो तदर्थ नहीं, अतिरिक्त और तदर्थ में अलग अलग अंतर है। तदर्थ न्यायाधीश है, कार्य बढ़ने के ऊपर लगाए जाते हैं। जैसे ही वो काम खत्म होगा उनको उठा दिया जाएगा, जितने दिन काम किया उतना पेमेंट देंगे। ये अतिरिक्त है, यानी कम बढ़ रहे हैं। अभी जो है वो कम बढ़ रहे हैं, तो अधिकतम 2 साल के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। अतिरिक्त न्यायाधीश 2 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं। और जो ये वाला है ना मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति जो राष्ट्रपति जी कर रहे थे, ये जब तक वो मुख्य न्यायाधीश वापस नहीं आता अपने पद पर, वो तब तक कार्य कर सकता है। अनुच्छेद कहाँ तक पहुंच गए? 222। तो मुख्य कार्यकारी वाला है ना, मुख्य न्यायमूर्ति वाला, ये अनुच्छेद है 223। अनुच्छेद कौन सा है? 223। कौन सा वाला? मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। आगे देखो, आगे हम पढ़ेंगे इसका क्षेत्राधिकार। किसका क्षेत्राधिकार? उच्च न्यायालय का। क्षेत्राधिकार कई क्षेत्राधिकार है। क्रम से हम 1-2 नंबर पे लिखते हुए उनको चलेंगे। देखो, 1 नंबर पे होगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के पास जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है वो देखो क्या है। अब कौन कौन से आएंगे, या फिर अपन ये कहेंगे पहले कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है। देखो, वे मामले जिनकी सुनवाई का अधिकार केवल उच्च न्यायालय के पास हो, हाई कोर्ट के पास हो। समझ गए होंगे इस प्रश्न को कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में एक तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किसको कहते हैं कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किए जा सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के पास उनके बारे में कोई शक्ति नहीं होती है ना, वो सीधे मामले हैं, वो कहाँ पर जाएंगे? उच्च न्यायालय के पास में। तो उन मामलों को अपन क्या कहेंगे? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या आरंभिक क्षेत्राधिकार कहेंगे। अब मतलब पीढ़ी सीधा यहाँ पर जाएगा। अब कौन कौन से मामले आएंगे जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से संबंधित होंगे? बताओ। 1 नंबर पे देखो,
मामले, समझ गए होंगे, ये वाले मामले जो सीधे अपने उच्च न्यायालय में जाएंगे। 2 नंबर पे विवाह, वसीयत, तलाक, विवाह, वसीयत, तलाक, कंपनी कानून व न्यायालय की अवमानना, कंपनी का कानून व न्यायालय की अवमानना, विवाह से संबंधित है कोई, वसीयत से संबंधित है, तलाक से संबंधित मैटर है, कंपनी के कानून से संबंधित है, न्यायालय की अवमानना से संबंधित मैटर है, तो वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वाले मामलों में आएगा। और तीसरा संविधान की व्याख्या से संबंधित, संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मैटर हो जो संविधान की व्याख्या से संबंधित हो, तो वो भी अपने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ही आएगा, संविधान की व्याख्या के संबंध में। चौथा, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले, अधीनस्थ न्यायालय में जो न्यायाधीशों का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर किया जाता है, वो मामले भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएंगे। अगला, राजस्व संबंधी मामले, राजस्व संबंधी मामले भी किस में आएंगे? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में। और जो संसद सदस्य और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं ना, उनके चुनाव से संबंधित मामले। 6 नंबर पे सांसद लिख देते हैं डायरेक्टली, सांसद और विधायकों के निर्वाचन संबंधी मामले, में निर्वाचन से संबंधित यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो निर्वाचन आयोग उसको सिद्ध करेगा, और बाद में वो जो व्यक्ति है जिसके निर्वाचन को घोषित किया गया है, वो बाद में कहाँ पर जा सकता है? उच्च न्यायालय में जा सकता है, सीधे उच्च न्यायालय में जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय में नहीं जाएगा। तो ये सारे के सारे मामले हैं वो किससे संबंधित है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। किसको कहेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में? वो मामले आते हैं जिनकी सुनवाई केवल उच्च न्यायालय में ही प्रारंभ की जा सकती है, यानी पीढ़ी सीधा कहाँ पर जाएगा? उच्च न्यायालय में। कौन कौन से मामले आएंगे भाई? विवाह से संबंधित कोई मैटर है, वसीयत से संबंधित है, तलाक से संबंधित है, कंपनी के कानून से संबंधित है, या न्यायालय की अवमानना से संबंधित है। ध्यान से देखना है इन चीजों को। संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मैटर है, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का कोई मामला है, राजस्व से संबंधित कोई मैटर है, और सांसद और विधायक के निर्वाचन संबंधी जो मामले हैं वो सीधे ही उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में जाते हैं। नेक्स्ट देखो 2 नंबर पे अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्या है हमारा? अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार अपील करने से संबंधित, याद रखना। अपील कब की जाएगी भाई? अपील का मतलब है दोबारा से हम सुनवाई कर रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई निर्णय दिया, चाहे दीवानी मामला हो चाहे फौजदारी मामला हो, उसके निर्णय के विरुद्ध अपील, यदि व्यक्ति उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उसके निर्णय के विरुद्ध अपील है वो कहां पर की जा सकती है? उच्च न्यायालय में। तो राज्य का जो अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है वो क्या होता है? उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहां की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील है वो कहीं पर भी नहीं की जा सकती। देखिए अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या है?
न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायालयों से असंतुष्ट होने पर, भाई अपील तो तभी की जाएगी जब असंतुष्ट होंगे, तो अधीनस्थ न्यायालयों से असंतुष्ट होने पर दीवानी व फौजदारी मामलों की अपील की जा सकती है। कहां पर करेंगे? कहां पर करेंगे? उच्च न्यायालय में। और एक चीज स्टार डाल के लिख देती हूं मैं, उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहां करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील करेंगे उच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहां पर करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय में। अब सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दे दिया है भाई वो सर्वमान्य होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, उसके निर्णय के विरुद्ध अपील है वो कहीं पर भी नहीं की जा सकती। याद रखना इस पॉइंट को। आगे कुछ हिस्सा इसका और बच गया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। थैंक यू।